चलिए देखते हैं। चलिए सब आ जाएं तो सबसे पूछ लेते हैं। चलिए लिखिए, आप लोगों को मेरे ख्याल से हम सिलेंड्रिकल हेलिक्स बता दिए थे ना। सिलेंड्रिकल हेलिक्स में बताए थे कि किसी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट एक्सिस के साथ एक कांस्टेंट एंगल बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल हेलिक्स। दैट इज AI.TI इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, थ्योरम लिखिए और इसके सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। थ्योरम लिखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी and sufficient condition, the necessary and sufficient condition for a curve, to be helix, is that the curvature and torsion are in constant ratio. The curvature and torsion are in कांस्टेंट रेशियो। कोई भी कर्व हेलिक्स तब बनेगा जब कर्वेचर और टॉर्शन कांस्टेंट रेशियो में होंगे। कर्वेचर का मतलब हो गया आपका कप्पा और टॉर्शन का मतलब हो गया टा, दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट। इस कंडीशन में जो कर्व होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलिक्स। ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले केस में हम मान लेंगे कि हमारा कर्व जो है वो सर हेलिक्स है। अगर हेलिक्स है तो AI.TI इज इक्वल टू कॉस अल्फा कांस्टेंट। अब इसकी हेल्प से हम वो चीज़ प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, अगली दफ़ा सफिशिएंट कंडीशन में हम मान लेंगे कि कप्पा अपॉन टा इज इक्वल टू कांस्टेंट और प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो हेलिक्स होगा। हेलिक्स होगा मतलब AI.TI इज इक्वल टू कॉस अल्फा दैट इज कांस्टेंट। एक बार इसको ट्रू मानिए, वो प्रूफ करिए, एक बार उसको ट्रू मानिए और ये प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, चलिए लिखिए, प्रूफ में हेडलाइन डालिए नेसेसरी कंडीशन। प्रूफ में हेडलाइन डालिए नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। लिखिए, लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट, let us suppose that the curve is a helix. Let us suppose that the curve is a helix. Full stop. Let AI be the component of, let AI be the component of unit vector along the direction of generator of helix, along the direction of generator of helix, then ये लिखिए इक्वेशन नंबर 1, AI.TI इज इक्वल टू कॉस अल्फा कांस्टेंट। ठीक है, आपको पता है
कि कप्पा और ट तब मिलेंगे जब सेरेट फेरेट फॉर्मूला आएगा। सेरेट फेरेट फॉर्मूला तब आता है जब हम उसको एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब हमारा काम ये है कि टी डैश आई लाने के लिए, दैट मीन सेरेट फेरेट फॉर्मूला लगाने के लिए उसको एस के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट। दूसरी बात, आपको पता है ये फिक्स्ड लाइन होती है और शुरुआत से ही आपको बता दिए फिक्स्ड लाइन का मतलब उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन कांस्टेंट होता है। तो डिफ्रेंशिएट करते दौरान हम एआई को कांस्टेंट मानेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। किसी भी सिलेंड्रिकल हेलिक्स का जनरेटर का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन एआई है और जनरेटर इज अ फिक्स्ड लाइन। जनरेटर अगर फिक्स है तो उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन कांस्टेंट होगा। इस केस में वी विल नॉट डिफ्रेंशिएट एआई, हम उसको एज अ कांस्टेंट बिहेव कराएंगे और उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस वी गेट कराइए डिफ्रेंशिएट। ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, टी आई को करेंगे तो टी ए डैश आई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दिस इम्प्लाइज ए आई डॉट टी डैश आई की वैल्यू होती है कप्पा पी आई इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में लगता है, दोज आर वेक्टर्स विच कंटेन इंडिसेस। अगर कप्पा पे इंडेक्स नहीं है तो कप्पा कांस्टेंट हो गया। डॉट प्रोडक्ट ए आई डॉट पी आई के बीच में लगेगा इज इक्वल टू 0। आपको पता है दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, जिसमें से कप्पा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर कप्पा 0 के बराबर हो गया तो उस चीज़ का कर्वेचर नहीं होगा। कर्वेचर नहीं होगा दैट मीन्स वो कर्व स्ट्रेट लाइन होगा। तो कप्पा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो कौन 0 के बराबर होगा, ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं के डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस का डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। मतलब ए आई पी आई के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर आपको ध्यान आए तो हम लोग इस तरीके से ग्राफ को बनाते थे। इसको हम लोग कहते थे टी आई, इसको हम लोग कहते थे पी आई, इसको हम लोग कहते थे बी आई। इन दोनों के बीच के प्लेन को कहते थे बाई नॉर्मल प्लेन और इसको कहते थे रेक्टिफाइंग प्लेन। इसको कहते थे ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन। तो अगर हमारा ए आई पी आई के परपेंडिकुलर है, ए आई पी आई के परपेंडिकुलर है, तो पी आई के परपेंडिकुलर तो ये दोनों हैं। इसका मतलब वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा। इसके परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेगा मतलब कहाँ लाई करेगा, रेक्टिफाइंग प्लेन में। रेक्टिफाइंग प्लेन में कौन लाई करेगा, ए आई लाई करेगा रेक्टिफाइंग प्लेन में। तो अगर ए आई टी आई से अल्फा एंगल बनाता हो तो जाहिर सी बात है कि ए आई टी आई से अल्फा एंगल बनाता हो तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है, इस केस में हम लोग लिख सकते हैं ए आई इज इक्वल टू टी आई कॉस अल्फा प्लस बी आई cos 90 minus alpha. This implies that AI is equal to TI cos alpha minus BI sin alpha. यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? फिर देखिए cos 90 माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को चूँकि हमको कप्पा चाहिए और ट चाहिए, सेरेट फ्रेनेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमको टी डैश आई और बी डैश आई चाहिए। तो इसको एस के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी गेट, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू टी डैश आई, अल्फ़ा कांस्टेंट तो कॉस अल्फ़ा भी कांस्टेंट, प्लस बी डैश आई, अल्फ़ा कांस्टेंट तो साइन अल्फ़ा भी क्या होगा कांस्टेंट। दिस इम्प्लाइज दैट टी डैश आई का मान होता है कप्पा पी आई कॉस अल्फ़ा, प्लस बी डैश आई का मान होता है माइनस ट पी आई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट इसमें से अगर आप देखें तो पी आई बाहर हो जाएगा, मिलेगा हमको कप्पा कॉस अल्फ़ा प्लस की जगह माइनस ट साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 के बराबर, पी आई कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा बिकॉज पी आई इज़ यूनिट वेक्टर, उसकी मॉड वैल्यू 1 हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती है। सिंस पी आई विल नेवर बी इक्वल टू 0, तो मिलेगा कप्पा कॉस अल्फ़ा माइनस ट साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा कॉस अल्फ़ा is equal to t sin alpha. This implies that kappa upon t is equal to sin alpha upon cos alpha. This implies that kappa upon t is equal to tan alpha. Since alpha is constant, that means tan alpha is also constant. That means kappa upon t will always be in a constant ratio and that ratio is equal to tan alpha. ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सफिशिएंट पार्ट प्रूफ करेंगे। सफिशिएंट में हम मान लेंगे कप्पा अपॉन टा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रिवर्स प्रूफ करेंगे और ये बात प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, कहाँ तक लिखा आप लोगों ने? इक्वेशन 1 वी गेट, ज़रा इक्वेशन नंबर 2 तक यहाँ तक उतारिए, इक्वेशन नंबर 2 तक उतार लीजिए, इसको 3 मान ले रहा है। आपकी क्लास अब सुबह नहीं होती फिजिक्स की? कंप्यूटर 9 से 10, 9 से 11, तब फिर कैसे आएंगी सुबह? भाई सोच समझ के आप लोग डिसीज़न लीजिएगा, है ना, सुबह का, क्योंकि शाम में तो जब मन किया 4 घंटा 5 घंटा बैठ गए, सुबह कैसे मैनेज करेंगे? तो वो चीज़ मतलब जो भी डिसीज़न लीजिए सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो सुबह शिफ्ट कराने के चक्कर में सुबह शाम दोनों आना पड़े। कोर्स तो कंप्लीट करना है हमको। अब तो जनवरी आपका देख ही रहे, 5 जनवरी आज हो ही गया, 25 दिन इधर 28 दिन उधर, 6 तारीख हो गई, 25 दिन ये और बाकी उधर आपका। तो हमको तब तक में कोर्स कंप्लीट करना है हर हाल में। तो वो मतलब एक सोच समझ के आप लोग डिसीज़न लीजिएगा उस चीज़ के लिए। कॉलेज अब कितना चलेगा, अब कोई बहुत थोड़ी ना चलने वाला है ना, तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिएगा, तब टाइम चेंज कराइएगा, क्योंकि कोर्स अब खींचना है, हर हाल में ख़त्म करना है ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज बीएससी फर्स्ट ईयर की एक बच्ची आई, ठीक है, केबिन में ये पूछने की क्लास क्यों नहीं चल रहा है, तो उससे कहा गया पेपर पे नाम लिख करके, फ़ोन नंबर लिख करके अपने हेड के ऑफिस में जमा कर दो। कई 2 बार कर चुके हैं, ग्रुप में ऐड हुई, हो गए। कितने बच्चे हैं? 90 बच्चे हैं। कितने बच्चे होने चाहिए? 300। कब चलेगा? ब्लैक बोर्ड पे खड़ा कर दिए। सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन लिखो, ax² + 2hx5 वाला गलत लिखी, इम्प्रूव कराए। सर्किल कब बनेगा?
पैराबोला कब बनेगा? उसी में 3 लड़कियां थी, तीनों की सिट्टी पिट्टी एकदम गायब, एकदम गायब। क्या डांट कर भेजे कि ऐसा है कि पहले 11th-12th पढ़ करके आओ तब हमसे बात करना। तो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो अपने आगे चलने नहीं देगा किसी की। और मेरे हिसाब से हमको लगता है बीएससी थर्ड ईयर का 8 बजे से ऑनलाइन क्लास चल रहा है रोज़ रात में। बीएससी थर्ड ईयर का यूनिवर्सिटी में 8 बजे से 8 से 9:30, 8 से 10 क्लास चल रहा है। उसका PDF हम ही बना के दे रहे हैं। क्लास चल रहा है, ऑनलाइन का मतलब आप समझ ही रही होंगी, बस चल रहा है। सब कंडक्ट करा देंगे भाई, परिस्थिति ऐसी है। क्या होगा अगर आपका एग्ज़ाम सितंबर में होगा? नुकसान किसका है? आपका, मैनेजमेंट का थोड़ी ना कोई नुकसान है। रेट का एग्ज़ाम करा दिए 10 तारीख को, कितना धरना प्रदर्शन हुआ है आज गेट पे। हो गया, होगा, रेट होगा, सब समय पे होगा एकदम। ये चीज़ गांठ बांध लीजिए, कोई रेगुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है इसमें इनका घाटा नहीं है, बच्चों का घाटा। जो थर्ड ईयर के बच्चे कंपटीशन देने जाएंगे, कोई कंपटीशन मिलेगा नहीं। जब यहाँ का एग्ज़ाम नहीं होगा तो MSc के एंट्रेंस का जब बाकी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होगा तो क्या लगाएंगे, क्या डॉक्यूमेंट देंगे? तो उतना बड़ा वो रिस्क लेंगे नहीं, एकदम टाइम पे कराएंगे। और वो ये जो पूरी कहानी हुई है, ये मेरे आंखों के सामने पूरा सीनरी हुआ है। ये कुछ नहीं है, केवल ये मैनेजमेंट की स्ट्रांगनेस है। हम क्या कहें, मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आप यहाँ आकर के मार्च तक कोर्स कंप्लीट कर रही इतने आराम से, अगला बंदा 8 महीने में कोर्स नहीं कंप्लीट करा पाया, तो कौन बेवकूफ़ बनाया? आप सिंपल सी बात सोचिए, आपसे कोई 4 महीने की फ़ीस ले रहा है, आपको 4 महीना आराम से बैठा के पढ़ा दिया, कोर्स कंप्लीट कर दिया। कोई आपसे 8 महीने की फ़ीस ले रहा है, तब भी भगा दौड़ा के पढ़ा रहा है, गिरा पड़ा के कोर्स छोड़ के, तो बेवकूफ़ कौन बना? आप खुद सोचिए, बेवकूफ़ कौन बना? आप बने कि फलाना टीचर बना? इतने मैच्योर आप लोग हो चुके हैं कि अब अपनी चीज़ों को खुद सोच सकें कि क्या सही है क्या गलत है। 4 महीना 8 महीना पढ़ा सेम, वो भी वो अगला छोड़ के पढ़ रहा है, आप पूरा पढ़ रहे हैं, तो बेवकूफ़ कौन हुआ? तो थोड़ा सा ना दिमाग और विवेक का इस्तेमाल करिए। सब बेवकूफ़ बनाते हैं, सब बेवकूफ़ बना रहे, तभी उसके भरोसे बिजनेस चल रहा है सबका। हो गया 2 तक? नीचे से लिखिए, दैट इज AI is perpendicular to PI. That is AI is perpendicular to PI. That is AI is perpendicular to PI, and hence AI lies in the rectifying plane, and hence AI lies in the rectifying plane. Full stop. Then AI must be expressed as linear combination of BI and TI. Linear combination of BI and TI as follows. यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा उतार लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। और ठीक है, चलिए, अगर सामने वाला आपसे कह भी रहा है मई में एग्ज़ाम होगा तो कह दीजिए, मई में होगा तो ज़रूरी थोड़ी ना मई तक कोर्स कंप्लीट हो। मार्च में कोर्स कंप्लीट कर लो, अच्छा है, 2-3 महीना मिलेगा पढ़ने के लिए। वो तो जितनी जल्दी हो जाए आपका कोर्स और अच्छा है, आपको टाइम मिल गया ना पढ़ाई करने के लिए, वो तो और अच्छी बात है। ये थोड़ी ना कि हम उसको खींच रहे हैं, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं।
देखिए पूरा का पूरा आपका मैट्रिक स्पेस का नोट यही जो यूनिवर्सिटी में देते हैं हम लोग, पूरा पूरा एक PDF मेरे पास पड़ा है। इसको करेक्ट करके देना है सर को। हम लोग को पता है कितना पढ़ाना है, कितना आना है, उसकी चिंता मत करिए। कॉम्पैक्टनेस है, कंटिन्यूटी, सब पता है कितना पढ़ाना है, कितना आना है, कितना पढ़ाना है, सब जानते हैं, सब आइडिया है। कोर्स अपने आप खत्म होगा। हो गया भाई, डायग्राम भी बनेगा, अभी बना लीजिएगा। लिखिए फिर नीचे से लिखिए hence for the helix the curvature and torsion are in constant ratio. Hence for the helix the curvature and torsion are in constant ratio. Hence for the helix the curvature and torsion are in constant ratio. हो गया। sufficient condition, sufficient condition, sufficient condition। यहाँ से शुरू करेंगे, ये लाइन लिख सकते हैं, ये लाइन लिख सकते हैं, ये लाइन लिख सकते हैं। चूंकि PI 0 के बराबर नहीं है तो दोनों पक्षों में PI से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, उसको लिख सकते हैं कप्पा PI कॉस अल्फा माइनस ट PI साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। कप्पा PI की जगह लिखा जा सकता है T-I कॉस अल्फा प्लस इसकी जगह लिखा जा सकता है B-I साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। इसकी जगह लिखा जा सकता है D/DS ऑफ TI कॉस अल्फा प्लस BI साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये अंदर जाके डिफ्रेंशिएट होगा तो ये तो कांस्टेंट इसको करेगा नहीं, बस इसी को क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कॉमा वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कैंसिल। क्या मिलेगा, TI कॉस अल्फा प्लस BI साइन अल्फा, 0 का इंटीग्रेशन 0, 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस साथ में एक कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम मान ले रहे हैं AI। उस कांस्टेंट को हम अपनी तरफ से क्या मान ले रहे हैं, AI। आगे लिख दे रहे हैं कांस्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक में? फिर देखिए, हमको दिखाना है AI डॉट TI इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यही ना दिखाना है। AI डॉट TI, AI डॉट TI, क्या करें, दोनों पक्षों में TI से डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बाई TI ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा, TI डॉट TI कॉस अल्फा प्लस BI डॉट TI साइन अल्फा इज इक्वल टू AI डॉट TI। दिस इम्प्लाइज AI डॉट TI इज इक्वल टू 1 इंटू कॉस अल्फा, इसकी वैल्यू 0। दिस इम्प्लाइज AI डॉट TI इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट। ये इस बात को सिद्ध करेगा कि कर्व कैसा है, हेलिक्स। ठीक है, उल्टा करेंगे। हाँ लिखिए, सफिशिएंट कंडीशन है ना। देखिए, लेट द रेशियो ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्शन, लेट द रेशियो ऑफ
curvature and torsion is constant. Let the ratio of curvature and torsion is constant. Is constant. That is, उतार लीजिए पूरा. Yes. यहाँ से उतारिएगा, उल्टा पूरा उतारते चले जाइए. हम उठाएंगे. बापू को. ये देखो. जो. लो. बहुत दिन बाद देख रहा हूँ मैं. थैंक यू. थोड़ा प्यार से बोला, पर डंडा क्यों मार रहे हो? लेकिन चल लिए. शेयर करो बाबू. शेयर करो. कर देगा, क्या समझ रही हो? अरे उसके जी से नहीं छूटता है. कंफ्यूज बहुत है. उतार लीजिए पूरा. मैम तो नीचे से हम लोग स्टार्ट करता है ना, यहाँ से उल्टा. पता है किसके देख रही थी? पता है. सबके लिए खरीदने में कुछ खाने वाला. ये क्या करें? तो तुम गई नहीं थी ना? दरअसल मेरी थीसिस अगले महीने शुरू हो जाएगी. उसी के लिए थीसिस अगले महीने शुरू हो जानी चाहिए. रिसर्च में फाइनली अपने थियरी देती है. एक थीसिस लिखा थी, पूरी किताब होती है, वो मेरे नाम पे होती है. उसमें नहीं पता होता कि हमने क्या चीज़ की खोज की है, क्या चीज़ को दोबारा से ढूंढा है, क्या चीज़ पे काम किया है. हम कुछ नया खोजने को मिलता है. जैसे मेरा डीजी ही है रिसर्च वर्क, लेकिन डीजी में सेमी सिमेट्रिक, सेमी मैट्रिक और ससाकियन मैनीफोल्ड, मतलब ससाकियन मैनीफोल्ड का यूज करके सेमी सिमेट्रिक और सेमी मैट्रिक की सहायता से काम करेंगे. किस पे काम करेंगे? सॉलिड फिगर्स पे काम करेंगे. वो हमको आज टॉपिक मिल रहा है.
कॉम्पैक्टनेस में हमको लगता है मुश्किल से 15 या 17 ही पेज है। लॉ वगैरह का एग्जाम कब होता है? लॉ का साथ ही में होता है, आगे पीछे नहीं होता है। फर्स्ट क्लास में नहीं शुरू हुआ था, एग्जाम कैसे? कहीं नहीं शुरू हुई है फर्स्ट ईयर की। 40 पेज है कॉम्पैक्टनेस में। चलिए नेक्स्ट नीचे से लिखिए, हेंस द गिवन कर्व इज हेलिक्स। डायग्राम बन गया है। हेंस द गिवन कर्व इज हेलिक्स। हेंस द गिवन कर्व इज हेलिक्स। हो गया। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, if the tangent to a curve, if the tangent to a curve makes a constant angle alpha, makes a constant angle alpha, makes a constant angle alpha with the fixed line, ये भी बहुत important है, with the fixed line, जैसे फिक्स्ड लाइन का नाम आए तुरंत समझ जाइएगा किसकी बात कर रहा है, जनरेटर की। with the fixed line then prove that sigma is equal to plus minus tan अल्फा। पेपर में देखिएगा कितनी बार ये वाला इसके पहले वाला थ्योरम आया हुआ है। then prove that sigma is equal to plus minus tan अल्फा। कह रहा है क्वेश्चन में, इफ द, बात को ध्यान से सुनिएगा, इफ द टेंजेंट टू अ कर्व मेक्स अ कांस्टेंट एंगल अल्फा विथ अ फिक्स्ड लाइन, मतलब मोटा मोटा ऐसे समझिए कि ये आपसे सिलेंड्रिकल हेलिक्स की बात कर रहा है। तो ये थ्योरम ऐसे भी आ सकता है, लेट द गिवन कर्व इज सिलेंड्रिकल हेलिक्स देन प्रूव दैट इतना, मतलब वो किसकी परिभाषा हो गई, सिलेंड्रिकल हेलिक्स की। तो किसी भी सिलेंड्रिकल हेलिक्स के लिए ai.ti इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये होता है, किसी भी सिलेंड्रिकल हेलिक्स के लिए कप्पा अपॉन टा इज इक्वल टू tan अल्फा ये होता है, किसी भी सिलेंड्रिकल हेलिक्स के लिए ये भी रिजल्ट होता है, कुछ और नहीं, ये भी यही लिखा है, कप्पा अपॉन टा इज इक्वल टू, बस यहाँ पे और मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया है, प्लस माइनस tan अल्फा। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए क्या क्या कह रहा है। देखिए क्या, क्यों प्लस माइनस आया, क्या वजह हो गई, हम वो बताने चल रहे हैं, पहले उसको देखिएगा। आपको पता है ये ti होता है, ये आपका pi होता है, ये आपका बाई नॉर्मल दैट इज bi होता है। कह रहा है ai makes a constant angle alpha with ti। ठीक है, अगर ये इससे ti से अल्फा एंगल बनाएगा तो इससे कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। क्या होगा तब अगर हम bi की ये जगह ना लेकर के ये ले लें, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये प्लस एक्स एक्सिस होती है तो ये क्या होती है, माइनस एक्स एक्सिस। अगर bi इधर ना हो करके नीचे हो जाए तब क्या होगा, तो उस केस में आपको पता है ये पूरा एंगल कितना होता है, पाई। तो ये अगर इससे अल्फा एंगल बनाएगा तो अब इस वाले से कितना एंगल बनाएगा, पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा। इसके और इसके बीच में बनने वाला एंगल ये पूरा होगा, पूरा कितना हो गया, पाई
प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक लाइन लिखवाई थी इसके पहले वाले थ्योरम में कि ए आई रेक्टिफाइंग प्लेन में होता है। रेक्टिफाइंग प्लेन में है तो टी आई और बी आई के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाएगा। ए आई इज इक्वल टू टी आई कॉस अल्फा प्लस बी आई कॉस 90 माइनस अल्फा। एंगल से सटा हुआ हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, बीएससी सेकेंड ईयर मैकेनिक्स कोप्लेनर फोर्सेस बताए थे। क्या होगा तब जब बी आई नीचे आ जाए, तो एक एक्सप्रेशन और लिखाएगा, उसमें हम ये वाला एंगल इस पूरे से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। जहाँ पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिख रहे थे वहाँ क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, वही हमको नेगेटिविटी देगा। ठीक है, ये मेन रीज़न था इसका। बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह करेंगे, बिल्कुल पहले का ज़ेरोक्स है कि ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, मतलब कांस्टेंट, ये हमको दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या किए थे, पेज पलट के देखिए, इसको एस के रिस्पेक्ट में क्या किए थे, डिफ्रेंशिएट कराइए। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी गेट कराइए। देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एस कॉमा वी गेट, डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो आपको मिलेगा ए आई डॉट टी डैश आई इज इक्वल टू कॉस अल्फा का डेरिवेटिव 0। दिस इम्प्लाइज ए आई डॉट कप्पा पी आई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट सिंस कप्पा विल नेवर बी इक्वल टू 0, ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए आई इज परपेंडिकुलर टू पी आई। फिर वहीं पे ये 2 लाइन लिखिएगा जो उसमें लिखा था आपने। इसका मतलब ए आई रेक्टिफाइंग प्लेन में होगा, इसका मतलब ए आई टी आई और बी आई के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद लिखिएगा दिस इम्प्लाइज दैट ए आई इज इक्वल टू टी आई कॉस अल्फा प्लस बी आई कॉस पाई बाई 2 माइनस अल्फा। This implies that AI is equal to TI cos alpha plus BI sin alpha। उसके बाद इसको आप लोग 3 मान लेना, इसको आप लोग 2 मान लेना जैसे पीछे किया था। फिर इसको S के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विथ रिस्पेक्ट टू S कॉमा वी गेट। जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करोगे आपको मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू टी डैश आई कॉस अल्फा प्लस बी डैश आई साइन अल्फा। इज इट क्लियर। फिर आपको क्या मिलेगा, बोलिए भाई, सेरेट फेरेट फॉर्मूला। दिस इम्प्लाइज कप्पा पी आई कॉस अल्फा माइनस ट पी आई साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। पी आई को आप कॉमन ले लोगे, कप्पा कॉस अल्फा माइनस ट साइन अल्फा is equal to 0. Since pi will never be equal to 0, then we get kappa cos alpha minus t sin alpha is equal to 0. This implies kappa की जगह we can write 1 upon t cos, kappa की जगह 1 upon rho cos alpha 1 upon sigma sin alpha is equal to 0. We can take LCM, rho cos alpha, sigma cos alpha minus rho sin alpha is equal to 0. This implies that sigma is equal to rho sin alpha upon cos alpha, that is tan alpha. इसको we can consider equation number 4. दूसरे में आपकी हम क्या कहेंगे, if we take negative sign of BI, then बताओ भाई क्या होगा, AI is equal to TI cos alpha plus BI cos pi plus pi by 2 minus alpha। ये बी आई है ना, आप लोग थोड़ा बढ़ा के बना लेना, मेरे पास जगह नहीं थी। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज दैट ए आई इज इक्वल टू टी आई कॉस अल्फा, ये कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 90 माइनस अल्फा. दिस इम्प्लाइज दैट ए आई इज इक्वल टू टी आई कॉस अल्फा माइनस बी आई साइन अल्फा. फिर इसको आप क्या करोगे, बिल्कुल ऐसे ही क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे. डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू एस. जब सॉल्व करोगे तो माइनस आ जाएगा. ठीक है, कराना पड़ेगा हमको, करा तो दिए ही है, बस थोड़ा सा 2-4 लाइन लिख लीजिए, फ़ोटो खींच लीजिएगा. प्रूफ में लिखिए, दीपांजलि लिखिए, लिखिए प्रूफ में लिखिए. लेट अस सपोज दैट the curve is a helix. Let us suppose that the curve is a helix. Let us suppose that the curve is a helix and the tangent to the curve makes a constant angle alpha with the fixed line having unit vector ai, then अब आपको यहाँ से पूरा वहाँ तक उतारना होगा. ठीक है, उसके बाद वाला प्रोसीजर आपको सेल्फ करना होगा. यहाँ 2 लाइन वहीं ला के कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा. कर पाएंगे? हो जाएगा सबका? आगे बढ़ी. नेक्स्ट थ्योरम. कल आपका सिलेंड्रिकल हेलिक्स खत्म हो जाएगा. सर्कुलर हेलिक्स की केवल परिभाषा है. सिलेंड्रिकल सर्कुलर मतलब कल आपका हेलिक्स खत्म हो गया. फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्किल ऑफ कर्वेचर. सर्किल ऑफ कर्वेचर कोई खास चीज़ नहीं है, सर्किल पढ़ा हुआ है ना आप लोगों का, तो सर्किल ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ेंगे. सर्किल ऑफ कर्वेचर, उसका लोकस मेरे हिसाब से ये 2 दिन लेगा. उसके बाद है आपका स्पेरिकल कर्व. जैसे ही आप स्पेरिकल कर्व पढ़ लोगे, इन्वल्यूट इवल्यूट चैप्टर ख़त्म. मतलब आज आपका, कल आपका हेलिक्स ख़त्म. कल कितनी 7 तारीख, 7 दिन 15 ही पहुँचेगा. 10 कोशिश कर लिए, पहुँचेगा 15 को ही है. 15 को ही ख़त्म हो जाएगा आपका. हो गया भाई, आगे बढ़ी. चलिए लिखिए, थ्योरम लिखिए. थ्योरम, शो दैट the necessary and sufficient condition for a curve to be a helix is that principal normal should be parallel to the fixed plane.
टू द फिक्स्ड प्लेन। प्रिंसिपल नॉर्मल शुड बी पैरेलल टू द फिक्स्ड प्लेन। फिक्स्ड प्लेन नया शब्द आ गया ना, फिक्स्ड लाइन जानते थे, फिक्स्ड प्लेन, ये क्या हो गया भाई? देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने इसका डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से बनवाया था। सिलेंडर, हेलिक्स, ठीक, दिस वन इज AI, this is your tangent, makes a constant angle alpha, this is also AI, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया था कि अगर ये AI हो गया है, इसको PI ले लो और इसको TI ले लो। TI तिरछे में, जैसे आपका x एक्सिस प्लस x एक्सिस और माइनस x एक्सिस, प्लस TI माइनस TI, आप ऐसे ही तो बनाते थे। तो ये नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया। BI क्या? BI भी होगा, यही AI BI की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, लेकिन अभी हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिक्स्ड लाइन कौन सी है? ये, इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन है? ये वाला ना, इसी को फिक्स्ड प्लेन कहते हैं। जो लाइन फिक्स है उसके परपेंडिकुलर प्लेन को फिक्स्ड प्लेन। अगर हम कहते हैं कि फलानी चीज़ इसके परपेंडिकुलर है तो वो इस प्लेन में लाई करेगी, ये नियम होता है, ठीक है। आगे बढ़े, हमसे कह रहा है कि प्रिंसिपल नॉर्मल मतलब PI किसके पैरेलल होगा? फिक्स्ड प्लेन के। देख लीजिए, आ रहा है पैरेलल। मतलब आपको दिखाना होगा मोटा मोटी कि AI डॉट PI इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों? अगर PI इस प्लेन में है तो इसके और इसके बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कांस्टेंट नहीं, 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। बढ़े, चलिए लिखिए, प्रूफ में लिखिए, लेट अस कंसीडर द गिवन कर्व इज हेलिक्स। Let us consider the given curve is helix। ब्लैक बोर्ड पे देखिए, दैट इज हेलिक्स की परिभाषा होती है AI डॉट TI इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसको मान ले रहा है इक्वेशन नंबर 1, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? S के, जैसे हमेशा करते हैं। यहाँ नीचे से मेंशन कर लेंगे where AI is the, क्या होता है AI? कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर along the डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में? ऑफ एक्सिस या जनरेटर, एक्सिस ऑफ हेलिक्स। इसमें कोई डाउट नहीं। फिर देखिए, S के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराइए। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू S कॉमा वी गेट करेंगे तो आपको मिलेगा AI तो कांस्टेंट, T डैश I इज इक्वल टू 0, AI T डैश I का मतलब कप्पा PI इज इक्वल टू 0, कप्पा बाहर हो जाएगा, AI डॉट PI इज इक्वल टू 0, कप्पा 0 के बराबर नहीं होता है, इसका मतलब AI डॉट PI इज इक्वल टू 0, इसका मतलब AI PI के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। AI PI के परपेंडिकुलर होगा, मतलब PI AI के प्लेन में होगा। AI फिक्स है तो उसके प्लेन को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड प्लेन। इसको लिख दे रहे हैं, दैट इज PI इज
perpendicular to AI and hence PI is parallel to fixed plane of हेलिक्स। एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब कन्वर्ट्स पार्ट देखिए। कन्वर्ट्स पार्ट में आप ये मान लेंगे कि पी आई इसके फिक्स्ड प्लेन में लाई करता है, दैट इज ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0। कन्वर्ट्स पार्ट में मान लेंगे, लेट अस कंसीडर, लिख दे रहे हैं हम पूरा ताकि फिर क्लास ओवर हो जाए। लेट अस कंसीडर पी आई इज पैरेलल टू द फिक्स्ड प्लेन, दैट इज फिक्स्ड प्लेन में तो क्या मिलेगा, ए आई डॉट पी आई इज इक्वल टू 0। फिर देखिए ठीक उल्टा, कप्पा की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती, दोनों पक्षों में कप्पा का मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट कप्पा ए आई डॉट पी आई is equal to 0 since kappa will never be equal to 0. This implies AI dot kappa PI is equal to 0. This implies that AI dot T dash I is equal to 0. This implies that D by ds of AI dot TI is equal to 0. पीछे समझा दिए कैसे। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कॉमा वी गेट, जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे मिलेगा ए आई डॉट टी आई 0 प्लस कॉन्स्टेंट, क्यों भाई, दिस इम्प्लाइज ए आई डॉट टी आई इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसी को आप मान लीजिएगा कॉन्स्टेंट। यही क्या होता है, आपका हेलिक्स होता है। ठीक है, उतार डालिए। कुछ लिखा है, बाकी पूरा उतार लीजिए। हेंस द कर्व इज अ हेलिक्स। डायग्राम भी बनेगा। नोट करके कैमरा ऑफ कर दीजिएगा। चलो कोई नहीं हो सकता उससे जो आप सो कहना ऐसे वो सारी हो यार वो तो से कुछ अच्छा रहो, इसलिए हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग हार नहीं मानना चाहिए। कोशिश करते रहो। कुछ नहीं होने वाला। एकदम लास्ट में ना बता रहे, जो पहले लोग आ रहा था पक्का बता देंगे। तुम बताओगी? हाँ यही बताए, पक्का बता देंगे। नहीं यहाँ पे होगा ना पहले, मैं बोली तो नहीं पहले 10 लोग हैं एग्जाम में, तो क्या होगा जो भी लोग में खाया जाएगा, थोड़ा केक वेक कट जाएगा। कौन डांस करेगा? ये वो तेरे से डांस कर रही है। कौन है? मैं पीछे जो बैठी गाना है। तुम भी तो करती हो। बस मैं भी कर रही हूँ यार। उसको क्या सोचा होगा? ये कर रहा है कूदे ही खाना है जो थोड़ी यार पार्टी मतलब क्या होता है, कूदो कहाँ से एक बैच से पूरा ये करेगा हम बैच में फर्स्ट बैच है हम। हाँ यार क्या देंगी कहीं देंगे मैम इसमें कौन डांस किया जी आज इंट्रो में? वो एक लड़की थी, इतनी एटीट्यूड वाली थी ना, मन तक उसको खींचता पड़ गया यार, करिए प्लीज भैया दीदी आप लोग शर्ट इतना बैठ तो नहीं है ना, तो कोई बोला नहीं सीनियर से बोलिए सर कैसे ऐसे मत करिए, फिर मैं शर्ट करिए, मैं टॉप कर चुकी हूँ लेकिन तबीयत खराब होने के कारण बस इंटर में 61%
वीडियो ऑफ कर वीडियो नहीं तो कहेंगे सब